हेलो एंड वेलकम टू आवर इकरा जीएस क्लासेस। आज हम लोग जो हमारा क्विक बुक है दृष्टि आईएएस का उसका सेकंड चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स या फिर यांत्रिकी, इसके क्वेश्चंस को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सामने जो बीपी बिहार दरोगा का जो बिहार एसआई का एग्जाम आने वाला है और बिहार एईडीओ का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन। तो इसको कंप्लीट देखेंगे आप लोग और चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन हम लोग साथ साथ करते चलेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन है कि फोटो फोटो इलेक्ट्रिक सेल कैसा उदाहरण है, एक ऐसा उदाहरण है जो कि ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बिल्कुल जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा। देखिए अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं अगर चंद्रमा की सतह पर अगर एक साथ गिराए जाए तो वो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा उसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल के ऊपर और ढक्कन के भार के ऊपर निर्भर करता है, ज्वाला के तापमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान रखना है इसका। आईएएस 2021 में आया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकृति के ज्ञात बलों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। तो बोला यहाँ पे गुरुत्व जो चारों बल है उनमें सबसे प्रबल है। ऐसा नहीं है कि गुरुत्व बल जो है इस चारों बलों में सबसे वीक फोर्स है ये। अगला है हमारा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है आंसर है कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करते हैं। वैसे चार ऑप्शन है तो चार ऑप्शन में जो गलत है उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, जो सही है वो पढ़ रहा हूँ मैं। अगला है हमारा कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए ट्रक है ऐसा कुछ, इस ट्रक पे यहाँ तक तेल भरा हुआ है। तो बोल रहा है इसका जो मुक्त पृष्ठ है ये वाला पे, ये मुक्त पृष्ठ वो कैसा होगा। तो एक पर वलयकार वक्र का आकार में ये होगा, जो उसका फ्री सरफेस जो है वो मुक्त पृष्ठ जो है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहिया वाला वाहन क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इसमें तो एक श्योर होंगे आप कि ये हमेशा बाहर की तरफ फिसलता है। तो जहां जहां पे थ्री है वो ऑप्शन लेते हैं और बाकी ऑप्शन को कैंसिल कर देते हैं। अब हमें एक के साथ जाना है या फिर दो के साथ जाना है। पहला बोल रहा है कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा और दूसरा बोल रहा है अंदर की पहियों पर उल्टेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिसलन जब गाड़ी होती है ऐसे तो बाहर की तरफ फिसलती है। तो बाहर की तरफ फिसलेगी तो क्या होगा, बाहर की पहियों पर ये उल्टेगा गाड़ी। अगला क्वेश्चन हमारा लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का एक गोला पारद में तैरता है मतलब पारा में तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है। ये एक कथन है। कारण दिया हुआ है कि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारा के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। अगर इसका आपेक्षिक घनत्व अगर पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता तो ये क्या हो जाता, इसके इसमें डूब जाता।
लोहे का घनत्व अगर पारद से अधिक होता तो क्या होता, ये पारे में डूब जाता। तो ये क्वेश्चन कथन हमारा क्या हो गया, कारण हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो फिर बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में है जिसमें आर गलत है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही, कि लोहे का एक गोला पारा में तैरता तो है लेकिन पानी में डूब जाता है, ये कथन सही है। लेकिन लोहे का आपेक्षिक घनत्व जो है वो पारा के आपेक्षिक घनत्व से अधिक नहीं होता है, कम होता है, इसलिए तो तैरता है वो। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला एक सामान्य दोलक का दोलन दोलन चल रहा है, ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन, कि जब गोला माध्यम मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। दूसरा ऑप्शन, हर आवर्तन के गोलक, हर आवर्तन में गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट निर्दिष्ट योग को प्राप्त करता है, वेग को प्राप्त करता है। अगला है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होती है। अगला है हमारा, कि सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। अब सबसे पहले देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सबसे सटीक लग रहा है, कि जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है कि जब मध्य स्थान से गुजरता है तो इसका त्वरण सही होता है। तो ऑप्शन वन और वन ये सही है। हर अगला हमारा, हर आवर्तन गोलक को दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, बिल्कुल। तो दूसरा सही है। तो एक और दो सही है, या तो ए या फिर बी हो सकता है। अब यहाँ पे एक गलत है, कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाता है, ये गलत बात है। उसकी गति शून्य हो जाती है लेकिन त्वरण शून्य नहीं होता है, दोनों शून्य नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन थ्री यहाँ पे तक कट गया। तो यहाँ पे थ्री तो इसमें भी नहीं, इसमें भी चार नंबर पड़ते हैं, कि सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होते रहता है। बिल्कुल समय के साथ कम होते रहता है, तो एक दो चार ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति को अपने को गति में ला सकता है। बिल्कुल सही है ये बात। दूसरा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये भी बात सही है। लेकिन स्पष्टीकरण इसका ये नहीं है, ये स्पष्ट नहीं करता है इस कथन को, ये कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चार पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहे हैं। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अगर पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। बोला अगर पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रियाओं में क्या परिवर्तन आएगा, तो ये जो आर से कम होगा। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चार पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है, ओके। जब कार सीधी समतल रेखा पर चलेगी तो अगर पहिए में प्रत्येक पर प्रत्येक पर प्रतिक्रिया का क्या परिवर्तन होगा, तो यह आर से कम होगा अगर पहिए पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें सारे एग्जाम के क्वेश्चंस पीवाईक्यू लिए गए हैं, तो बाकी एग्जाम में बहुत ये काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कम हो जाएगा वो, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है इन सबका समान है, यानी हाफ इंटू एम वी स्क्वायर जो है सबका समान है। यदि समान और एदक बल लगाया जाए और वे क्रमशः एक्स और वाई और जेड पर रुके, तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति को
व्यक्ति की सहायता करता है, साधारण यंत्र जो है किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो किस तरह से सहायता करता है? तो कम बल का प्रयोग करने करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में इस तरह से किसी व्यक्ति की सहायता करता है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो वो है ब्रह्मगुप्त ने। अगला है हमारा कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका जो घनत्व होता है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टिक कोशिका के द्वारा, वोल्टाइक कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट हमारा दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक इसमें से कोई नहीं है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, वाट। विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, और जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो व्यक्ति न नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए हैं। ओके, 20 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रस्सी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रस्सी क्षैतिज क्षैतिज दिशा में विचलित हो जाती है। रस्सी को पूरी तरह से सीधा करने के लिए आवश्यक तनाव कितना होगा? तो आवश्यक तनाव अंततः जो द्रव्यमान है उससे बड़ा रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीडीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता है। ओके, किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित रहता है। अगला है स्टेटमेंट, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। देखिए यहाँ पे गलत है कि गतिज ऊर्जा नहीं, यांत्रिक ऊर्जा, जिसमें गतिज ऊर्जा और मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का सम जो होता है यानी मैकेनिकल एनर्जी, ये संरक्षित रहता है, ये कंजर्व रहता है। तो तीसरा नंबर हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कैंसिल हो गया, यानी 1 नंबर हमारा तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित रहता है। बिल्कुल, जो आपका चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। ओके, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? दौड़कर नहीं दौड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्षैतिज धरातल जो है वो घर्षण रहित है, बिल्कुल भी इसमें फ्रिक्शन नहीं है। कूद कर नहीं भाग सकता, लुढ़क कर नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा। छींक कर वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे वो छींक मारेगा एक हल्का सा फोर्स लगेगा और वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका सहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है? सहित केंद्र किसका? सन्निहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है। तो रिंग का जो सही केंद्र होता है वो वस्तु के बाहर होता है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो हाफ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ v2 स्क्वायर। देखे तो हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दो समान द्रव्यमान है, तो हाफ एम कैंसिल हो गया। v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये दिया हुआ है 4:9, तो इनके वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो समय कोई सदिश राशि नहीं है, चाल कोई सदिश राशि नहीं है, दूरी कोई सदिश राशि नहीं है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो F इज इक्वल टू होता है हमारा, F इज इक्वल टू होता है मास यानी कि मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम, यानी संवेग, यानी कि क्या बोल रहा है कि मोमेंटम और वेग के अनुपात को। तो मोमेंटम और वेग के अनुपात को, वेग मतलब v, अगर इसको हम डिवाइड कर दे तो क्या मिल रहा है मुझे? मास मिल रहा है, मास यानी कि द्रव्यमान मिल रहा है हमें। तो क्या हो जाएगा ये? द्रव्यमान। अच्छा, इसमें हमने F क्यों ले लिया है? बोला पदार्थ के संवेग यानी कि mv और वेग, वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी?
तो वो हमारा प्राप्त होगा द्रव्यमान। अगला है हमारा कि हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा होती है, तो कौन सी ऊर्जा? केवल स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, स्थितिज या गतिज दोनों? तो हवाएं हैं, तो ये हवाएं चलती रहती है, तो इसमें क्या होगी? केवल गतिज ऊर्जा होगी। वॉशिंग मशीन, जो प्रक्षालन मशीन का कार्य भी बोलते हैं इसको, का कार्य सिद्धांत है, तो इसका कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण? स्थिरता के जड़त्व के कारण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32। ये है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो त्वरण कहलाता है। एक्सेलरेशन, तो v माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा क्या है? त्वरण कहलाता है। अगला है हमारा, न्यूटन का पहला गति नियम क्या है? तो वो जड़त्व का गति नियम है, कि कोई भी वस्तु जड़त्व में रहना चाहती है। अगला है हमारा, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो जैसे तीन चार ऑप्शन दिया हुआ है, जड़त्व, वेग, संवेग, प्रतिक्रिया, तो वो होगा आपका प्रतिक्रिया। एक समान गति वाला पिंड, एक समान गति वाला पिंड, ऑप्शन है, त्वरित नहीं होता, हमेशा त्वरित होता है, त्वरित हो सकता है, या एक समान वेग होता है। तो इसका सही आंसर होगा त्वरित हो सकता है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो ऑप्शन है ए, कि जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही है। ऑप्शन बी, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है। ऑप्शन सी, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। ऑप्शन डी, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। तो ऑप्शन सी होगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। अगला है क्वेश्चन, कि गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। क्यों होता है? ऐसा है कि गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो गति को समान रखने के लिए, समान रखने में इंजन की सहायता करता है। अगला है कि किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, तो ऑप्शन ए है कि फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, और ऑप्शन डी कि स्पर्श रेखीय दिशा में चलता जाएगा। तो किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच जो है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, या घर्षण बल। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, कि अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है हमारा, कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? तो केवल संवेग जो है वो सुरक्षित है। अगला है हमारा, एक मकान की छत पर भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो ऑप्शन है इसका, उसके गिराने के तुरंत बाद, उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, या भूमि पर पहुंचने के बाद। तो इसका ऑप्शन होगा भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति पर जो सिद्धांत लागू होता है वो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बोल गए। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो सर आइजक न्यूटन ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए, गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन बी, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। ऑप्शन सी, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। ऑप्शन डी, वायुमंडलीय दबाव
बहुत कम होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वहां पे गुरुत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है में से एक सेब छोड़ा जाता है, वह जस्ट साथ इसके पहले कि चम्मच गिराया जाता है, वैसा ही क्वेश्चन ये भी है कि अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में गतिमान होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगा? तो आंसर होगा सभी साथ साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, तो वही आंसर होगा फिर से कि पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो उसका भार, उसका मास जो है वो अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फिर से वही बात कि भूमि पर दोनों ए और बी जो नाम का बॉल है वो एक साथ पहुंचेंगे। किसी पिंड का भार सबसे अधिक, मतलब किसी पिंड का भार, ऑप्शन दिया हुआ है कि पृथ्वी के तल पर सब जगह समान होता है। दूसरा है, यहाँ पे भार की बात कही है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव पर सर्वाधिक होगा। अगला है विषुवत रेखा पर अधिक होता है। और चौथा है ऑप्शन डी कि मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा कि ध्रुव पर सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट होगा कि पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर जाती है, क्योंकि पीसा में एक मीनार है जो कि 90 डिग्री पर नहीं है, वो थोड़ी झुकी हुई है, तो वो नहीं गिरती है। इसका कारण क्या है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है वो तल के अंदर से होकर जाती है, तल के अंदर रहती है। अगला हमारा कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी कर दी जाए, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा F = G m m1/r²। तो ये दूरी को दुगुना कर दिया गया, यानी अगर ये 2r था तो 4r हो गया, यानी कि ये जो बल होगा वो एक चौथाई, अब जितना है उसका एक चौथाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ये बात सही है। कारण बोल रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, लेकिन ये बात नहीं है। कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का भार, ऑप्शन है ए कि ध्रुव पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो आंसर होगा इसका ध्रुव पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नहीं आंसर बताते हैं सिर्फ, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? को केंद्र केंद्राभिमुखी बल के द्वारा ऐसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोलक की कालावधिक मतलब टाइम पीरियड किसके ऊपर निर्भर करता है? तो इसका आंसर होगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है वो 2π√L/G होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियों में सुस्त हो जाता है क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं। अगला है ऑप्शन कि कुंडली में घर्षण होता है। अगला है हमारा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, तो आंसर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकता है, तो वो शीतकाल में तीव्र गति से चल सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा
जस्ट एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। अगर इसको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंकेंगे तब जाके ये आपका अंतरिक्ष में चला जाएगा, पृथ्वी का पलायन वेग जो है। अगला है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर होगा इसका श्यानता के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों से। अगला क्वेश्चन है कि जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयीय पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? तो मूल परावलयिक पथ के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुल्य तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमा की अवधि होती है 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,786 किलोमीटर। यहाँ पे 36,000 है तो 36,000 ही देंगे। अगला है हमारा कि पैरासूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है जिससे पैराशूट धीरे धीरे नीचे गिरता है और कोई पत्थर तेजी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होगा? तो गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि। तो पेंडुलम को जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समयावधि जो है वो बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो तराजू की रीडिंग घटेगी यहाँ पे, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो जैसे वो अंदर की तरफ लेगा, हवा को अंदर की तरफ लेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो रीडिंग क्या होगा? कि वो रीडिंग घटेगा। अगला हमारा बल गुणनफल होता है तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर। अगला हमारा ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो वायु शक्ति में ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का जो रूप है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? तो थॉमस एल्वा एडिसन या फिर थॉमस एडिसन ने। अगला हमारा, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो वो है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो वो है हमारा घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो वो है स्थानांतरीय और घूर्णीय गति। दो ही गति होती है इसमें, ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन, दोनों मोशन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रिक्शन कोण और कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप को दर्शाता है? तो एक दूसरे के समान किस रूप में होते हैं? तो वो एक दूसरे के समान होते हैं। अगला हमारा, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या काम है? और इसका आंसर होगा गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने का काम। अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? आंसर होगा इसका कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट पेज, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसका निष्कर्ष बताना है कि भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में
उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में, मतलब स्टार्ट करने में, अगर वो चलायमान रखने के लिए जितनी ताकत लगानी पड़ती है, उतनी उससे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है जब वो वस्तु रेस्ट में होता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद जो घर्षण होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण चलते हुए गाड़ी को चलता चलायमान रखना आसान होता है, जबकि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना कठिन। अगला है लोहे की कील पारे पर क्यों तरती है जबकि पानी में डूब जाती है? अभी हमने देखा था कुछ देर पहले, क्योंकि लोहे का जो घनत्व है पानी के घनत्व से पारे से कम, पानी के घनत्व से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। इसलिए लोहे का जो किल है वो पारे में तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। बिल्कुल, पानी के अंदर उसके ऊपर उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लग रहा होता है, जिससे बाल्टी पानी के अंदर हल्की महसूस होती है, और जैसे पानी की सतह से बाहर आती है तो भारी महसूस होने लगती है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका इसका जल में भार क्या होगा? इसका जल में भार जो होगा वो शून्य होगा। नेक्स्ट है हमारा कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइजनबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो इसका आंसर होगा, मैंने इसको मार्क नहीं किया है, 90 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि 1/9 भाग। अगला है हमारा कि पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर का क्या प्रभाव होगा? तो वह उतना ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा उसमें। अगला है हमारा, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो नदी से सागर में घुसने के बाद वो हल्का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी जो नदी में है यहाँ पे कम पानी होता है, जिसकी वजह से ये जहाज जो है वो धंसा हुआ महसूस होता है, और जैसे ही समुद्र में जाता है इसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी से पानी के घनत्व से कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला जो है और छोटा होता जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो उसका पृष्ठ तनाव कारण है इसका। इसी के साथ ये सेकंड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो हमारा उष्मा एवं उष्मा गतिकी है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।